पहले हम बात कर चुके हैं राशन के बारे में कि राशन क्या है ना। तो राशन किसे कहते हैं? राशन कहते हैं किसी भी पशु के लिए। ठीक है, किसी भी, दिखाई दे रहा है ये कलर, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक। किसी भी पशु के लिए 24 घंटे में दिया गया भोजन। ठीक है, तो 24 घंटे में जितना भोजन पशु के लिए खाने के लिए दिया जाता है वह क्या कहलाता है? राशन कहलाता है। इसी जगह पर हमने शुरुआत की क्लास में बात की थी कि खुराक क्या थी। खुराक किसे कह रहे थे हम? यानी एक बार में किसी भी जीव के द्वारा, यानी कोई भी जीव, पशु की क्या बात करें, कोई भी जीव हो सकता है, किसी एक बार में किसी भी जीव द्वारा भरपेट खाया गया भोजन। एक बार में खाया गया भोजन। ठीक है, तो राशन क्या है कि 24 घंटे में, ठीक है, चाहे वो कभी भी खाए, किसी भी टाइम वो कितना भी खा रहा है, तो 24 घंटे में जितना भोजन जानवर खाता है वह क्या कहलाता है? राशन कहलाता है। और एक बार में पेट भर करके जानवर जितना खा सकता है, ठीक है, भूख शांत करने के लिए जितना भी वो खा रहा है, सब एक बार में, उसे हम क्या कहते हैं? खुराक कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे विशेषकर राशन के बारे में कि राशन जो है कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन किया गया उसके कुछ प्रकार हैं राशन के। जैसे सबसे पहले आता है निर्वाह राशन। निर्वाह निर्वाह राशन, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंटेनेंस राशन भी कहते हैं। मेंटेनेंस राशन भी इसे कहा जाता है। इससे क्या मतलब है? निर्वाह राशन किसे कहेंगे? ऐसा राशन जिसे देने से जानवर का वजन ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। ठीक है, ऐसा राशन जिसे देने से जानवर का जो शारीरिक भार है वह ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, क्या कहलाता है? निर्वाह राशन कहलाता है। तो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? ऐसा राशन जिससे, या जिसे देने से, जिससे पशु का शारीरिक भार ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? भाई वजन ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो निर्वाह आसन क्या कर रहा है कि उसकी जो रोजाना की, दैनिक रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं हैं शरीर की, उनकी पूर्ति करता है। यानी जो उसकी शरीर के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता है सुचारू रूप से रखने के लिए, जैव रासायनिक क्रियाओं को रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो एनर्जी इससे प्राप्त होती है। ठीक है, जितनी ऊर्जा हम दे रहे हैं उतनी ऊर्जा वह किस में खर्च कर दे रहा है? शरीर की आवश्यकताओं में खर्च हो रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? निर्वाह आसन कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा राशन जिसे देने से पशु का जो शारीरिक भार है ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, अर्थात यह राशन केवल दैनिक आवश्यकताओं की, दैनिक आवश्यकताओं
के लिए ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा, दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति करता है। ठीक है। तो निर्वार आसन क्या कर रहा है? केवल और केवल जो पशु है उसकी जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर रहा है। अब दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, उसके बाद कुछ ऊर्जा बची नहीं। अब ऊर्जा बचेगी नहीं तो किसी रूप में स्टोर नहीं होगी, और स्टोर नहीं होगी, ठीक है, संरक्षित नहीं होगी, संचय नहीं होगा ऊर्जा का, ठीक है, वसा के रूप में या अन्य किसी रूप में, तो उसकी वजह से शरीर का जो भार है, जो वजन है, वो ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ठीक। तो ये तो हो गया निर्वार आसन। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरा, जिसे हम कहते हैं उत्पादन रासन। उत्पादन रासन, जिसे कहते हैं प्रोडक्शन राशन। प्रोडक्शन राशन, ये क्या होता है? कोई भी पशु है, ठीक है, और निर्वाह आसन के लिए तो ऊर्जा, जो भी ये दाना पानी है, चारा है, भोजन है, वो तो हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है। तो निर्वाह आसन के, क्योंकि यदि दैनिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा? जीव धीरे धीरे कमजोर होगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है कौन सा? निर्वाह आसन। ठीक। अब निर्वाह आसन तो हम दे ही रहे, लेकिन यदि कोई पशु किसी भी प्रकार का उत्पादन दे रहा है, ठीक है, जैसे दूध के रूप में, मीट के रूप में, ऊन के रूप में, अंडे के रूप, यदि कोई भी पशु किसी भी रूप से उत्पादन कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उसके लिए इस निर्वाह राशन के अतिरिक्त राशन देने की आवश्यकता पड़ती है। और निर्वाह राशन के अतिरिक्त जो राशन दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्पादन राशन कहते हैं। ठीक। तो यही परिभाषा यहां पर आएगी कि निर्वाह राशन के अतिरिक्त, निर्वाह राशन के अतिरिक्त, निर्वाह राशन के अतिरिक्त पशु को उत्पादन, उत्पादन क्या हो सकता है? दूध के लिए, मांस के लिए, ऊन हो सकती है, ठीक है, अंडे हो सकते हैं। ठीक है, उत्पादन के लिए दिया गया राशन, दिया गया राशन क्या कहलाता है? उत्पादन राशन कहलाता है। उत्पादन राशन कहलाता है। ठीक है। तो निर्वाह राशन तो क्या हो गया? किसी भी जीव के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक राशन, या ये कहें कि जिससे पशु की केवल दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, या ये कहें कि जिस राशन से पशु का शारीरिक भार ना तो बढ़ता है और ना घटता है, तो क्या कहलाता है? निर्वाह राशन या मेंटेनेंस राशन कहलाता है। ठीक है, उसका रख रखाव रखने के लिए जो आवश्यक होता है। रख रखाव का मतलब यही है कि जो पशु है वो स्वस्थ रहे, किसी प्रकार का उसको कमजोरी ना हो। ठीक है, राशन में कमी कर देंगे तो क्या होगा? कमजोरी होगी, जो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा है उसका जीवित रहने के लिए वो भी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? पशु कमजोर होगा। ठीक है, तो वह राशन जो पशु के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, क्या कहलाता है? निर्वाह राशन या मेंटेनेंस राशन कहलाता है। अब यदि पशु उत्पादन कर रहा है, किसी भी दूध दे रहा है, मांस के लिए पाला जा रहा है, या ऊन जिससे हमें प्राप्त हो रही है, या मुर्गियां हैं जिनसे अंडो उत्पादन लिया जाता है, तो उनके लिए निर्वाह राशन के लिए अतिरिक्त राशन देने की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? उत्पादन राशन कहते हैं। ठीक।
अब देखिए अगला। अगला है संतुलित राशन, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस राशन। बैलेंस राशन किसे कहेंगे? बैलेंस राशन जैसे हमने पढ़ा है कि शुरुआत में हम पढ़ते थे, ठीक है, शुरुआती कक्षाओं में, कि भाई किसी भी जीव के लिए संतुलित राशन दिया जाना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, फैट भी होना चाहिए, है ना। तो ये जो जितने भी पोषक तत्व हैं वो सभी उसमें देने होते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? संतुलित राशन कहते हैं, ठीक है। तो संतुलित राशन में क्या है कि जितने भी पोषक तत्व हैं वो सभी दिए जाते हैं। तो क्या होगा? शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, ठीक है, ऐसा राशन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, ठीक है। तो वह राशन क्या कहलाएगा? संतुलित राशन कहलाएगा। जैसे हम बात करेंगे, जैसे आपको ध्यान होगा कि पुरानी क्लासों में हम पढ़ते थे कि भाई एक थाली बनी होती थी, जिसमें एक कटोरी में साहब क्या, किस हमें दाल लेनी चाहिए, ठीक है। एक इस तरह से बनी हुई थी जिसमें क्या होना चाहिए? सलाद होनी चाहिए, है ना। कई बार साथ में क्या रख देते कि भाई अंडा रखा हुआ है वहां पर, इस तरह का डायग्राम बनाते थे। एक साइड में क्या रखी हुई है? चपाती रखी हुई है, रोटी या चपाती रखी हुई है, ठीक। तो ये चीजें हो गई। इसमें हरी सब्जी भी अब शामिल की जाती थी। तो ये सब एक तरह से दर्शाया जाता था कि जो संतुलित राशन है उसमें जो भोजन अर्जेंट के कर लो, थोड़ा चेंज सभी कर ले हो। पोषक तत्व हैं या जो अवयव हैं वो उसमें सभी शामिल होते हैं, जो कि शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? संतुलित राशन कहलाता है, यानी जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। ठीक। अब यहाँ पर ये तो उपस्थित है ही है, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इनमें से केवल एक ही पोषक तत्व की मात्रा बढ़ा दी जाए, कि भाई जिसको भाई दाल हमने ज्यादा खा ली तो दूसरी रोटी चीज कम खा ली जाए। तो इनका एक निश्चित रेशियो में इनको रखा जाता है। हरी सब्जी हो गई, दाल हो गई, सलाद हो गई, ठीक है। तो इनको क्या है कि एक निश्चित अनुपात में इनको भोजन के अंदर शामिल किया जाता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित हों, ठीक है, जो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जो एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब यहीं से आगे हम बात करेंगे आदर्श राशन की। दोनों में केवल थोड़ा सा फर्क होता है, आदर्श राशन और संतुलित राशन में। आदर्श राशन किसे कहते हैं? ऐसा राशन जिसमें संतुलित राशन के, ऐसा राशन जिसमें संतुलित राशन के सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं,
ठीक है। पहली चीज तो ये होगा कि इसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो कौन से हैं, संतुलित राशन वाले। ठीक। अब देखिए फिर अंतर किस चीज का है। यहां पर तो क्या है कि शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। एक पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित हों। ठीक है, ये तो होगी किसके बारे में बात, संतुलित राशन के बारे में। लेकिन आदर्श राशन के बारे में क्या पढ़ रहे हैं हम, कि संतुलित राशन के सभी पोषक तत्व तो हैं इसमें, कौन से हैं, संतुलित राशन वाले पोषक तत्व उपस्थित हैं, लेकिन इनका अनुपात शारीरिक भार, उम्र, ठीक है, और विभिन्न अवस्थाओं, ठीक है। तो जो इनका अनुपात है वो शारीरिक भार के अनुसार, उम्र के अनुसार, विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार बदलता रहता है। मौसम भी हो सकता है इसमें, मौसम के अनुसार बदलता रहता है। पहले वाले में तो हम बात कर रहे थे कि भोजन के जो पोषक तत्व हैं वो सभी क्या रहते हैं, एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, चाहे वो उम्र की कोई सी भी अवस्था हो, चाहे वो कोई सा भी जानवर हो, बड़ा छोटा कोई भी हो, उनका एक निश्चित रेशियो होता है, इसका, पोषक तत्वों का। तो जो संतुलित राशन है तभी तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बैलेंस राशन, जिसमें हर चीज का रेशियो फिक्स है, बैलेंस में है, ना कोई चीज ज्यादा है, यानी भोजन भोजन का जो पोषक तत्व है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, ठीक है, तो सभी चीज क्या है, एक निश्चित रेशियो में। ठीक। यानी कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं करने वाली, उनका रेशियो क्या है, एक दूसरे से बंधा हुआ है। तो यहाँ तो शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है, एक निश्चित अनुपात में है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, संतुलित राशन के सभी पोषक तत्व तो हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है, उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, लेकिन ये जो पोषक तत्व हैं इनका जो अनुपात है, इनका जो रेशियो है, यानी शरीर के भार के अनुसार कब किस चीज की आवश्यकता अधिक हो रही है, यानी शरीर की किस स्टेज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमें ज्यादा चाहिए, किस उम्र में हमें फैट ज्यादा चाहिए, किस अवस्था में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा आवश्यक है, उसके अनुसार ये बदलते रहते हैं। तो ऐसा राशन जिसमें जो बहुत पोषक तत्व हैं वो सब कौन से हैं, संतुलित राशन वाले हैं, लेकिन इनका जो रेशियो है वो विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, आदर्श राशन कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने राशन के बारे में, जो अलग अलग प्रकार है, जिनमें पहला था अपना निर्वाह राशन, यानी जीवन निर्वाह के लिए केवल आवश्यक होता है, जिससे शारीरिक भार ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। दूसरा था अपना प्रोडक्शन राशन, उत्पादन राशन, जिससे जो शारीरिक भार था, ठीक है, मतलब जो निर्वाह राशन था उसके अलावा उत्पादन के अनुसार अतिरिक्त राशन जो दिया जाता है वही क्या कहलाता है, उत्पादन राशन कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट था अपना संतृप्त राशन। इसमें हम क्या कर रहे थे कि जो जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, कि चाहे वो फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, सभी एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, जिससे शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
आदर्श राशन, इसमें संतुलित राशन के सभी पोषक तत्व उपस्थित तो हैं, लेकिन शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार, मौसम के अनुसार इनका अनुपात, जो पोषक तत्व हैं उनका अनुपात इसमें बदलता रहता है, यानी बदल जाता है, ये बोल सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? आदर्श राशन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि राशन जो दिया जाता है या जो राशन के सिद्धांत हैं वो क्या है। ठीक है, कि जो पशु के लिए हम राशन देते हैं, जो फीड स्टफ दिया जाता है, उसके सिद्धांत क्या है, देखो। राशन का जो पहला सिद्धांत है वो ये है कि भाई जो चारा है भैंस के लिए, ठीक है, जो 24 घंटे में खा रहा है उसको तो हम राशन बोल रहे हैं, लेकिन ये राशन दिन में कम से कम 2 बार में हमें देना चाहिए, यानी 2 से 3 बार में हमें जानवर को खिलाना चाहिए। और राशन का जो बंटवारे का जो सिद्धांत है, उसका जो सिद्धांत है वो क्या है, किसके आधार पर है, यानी राशन के बंटवारे का आधार क्या है? राशन के बंटवारे का आधार क्या होता है, किसके आधार पर हम बांटते हैं? ड्राई मैटर, तो उसके पदार्थ इसका आधार होता है। यानी जो हम डिवाइडेशन पढ़ेंगे आगे, कि कितना भाग हरे चारे के रूप में देंगे, कितना भाग हम शुष्क चारे के रूप में देंगे, तो उस सब का आधार क्या है? ड्राई मैटर होता है। ठीक है। और जो हरा चारा है उसके द्वारा जो जानवर है विटामिन ए, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन ए और डी, और कुछ मात्रा में विटामिन सी, ये किससे प्राप्त हो जाता है? हरे चारे से जानवर को प्राप्त हो जाते हैं। वहीं बात करें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के, इसका निर्माण रूमन में सूक्ष्म जीवों द्वारा कर लिया जाता है। नेक्स्ट ये है कि जो पशु है हरा चारा एक साथ ज्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि उसके टेम्पेनी होने की संभावना बढ़ जाती है, अन्यथा टिम्पेनी, टिम्पेनी किसे बोलते हैं? पेट में गैस का बनना। ठीक है, टिम्पेनी या ब्लॉट या अफरा की संभावना रहती है। ठीक है, यानी जो राशन है उसका जो बंटवारे का मुख्य आधार है वो हम किसके आधार पर बंटवारा करते हैं? ड्राई मैटर के आधार पर करते हैं, कि जानवर कितना ड्राई मैटर, जो जानवर को जितना भी हम ड्राई मैटर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका बंटवारा हम किस तरह से करेंगे। और जो अब दे रहे हैं हम, उसमें से विटामिन ए और विटामिन डी की जो पूर्ति है मुख्य रूप से हरे चारे से हो जाती है। विटामिन डी के बारे में हमने और क्या बात की थी, कि यह जो सूर्य के प्रकाश में, ठीक है, निर्मित होता है। ठीक, इसका निर्माण शरीर में इसके द्वारा होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जो कि एक निश्चित वेवलेंथ की होती हैं, और एक सुबह सुबह की जो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं उसके द्वारा इसका निर्माण होता है।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित कर लिए जाते हैं। इसीलिए जानवर को मुख्य रूप से जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो मोस्टली देने की आवश्यकता नहीं पड़ती जब तक कि जानवर बीमार ना हो। ठीक। पशु को हरा चारा एक साथ ज्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, और विशेषकर लेग्यूमिनस हरा चारा, ठीक है, प्रोटीन युक्त जो हरा चारा है वो नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या है, टेम्पेनी की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, कि ज्वार, मक्का और जो बाजरा जैसी ये जो फसलें हैं, ठीक है, इनसे अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होता है, जानवर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और वहीं लेग्यूमिनस की बात करें हम, लेग्यूमिनस फसलों से, लेग्यूमिनस कहने बोल रहे हैं, पहले बात कर चुके हैं हम। लेग्यूमिनस फसलों से प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहीं पे हम बात करते हैं कि लेग्यूमिनस क्या चीज है ना, लेग्यूमिनस चारा कैसे बोल रहे हैं। लेग्यूमिनस कहते हैं कि ऐसे प्लांट्स, हालांकि वैसे बता चुके हैं पहले एक बार और, कि लेग्यूमिनस चारा किसे कहेंगे या लेग्यूमिनस प्लांट कहने बोलेंगे, लेग्यूमिनस फसलों का फसल चक्र में विशेष महत्व होता है। किसमें विशेष महत्व होता है, फसल चक्र में विशेष महत्व होता है। कुछ इसी तरह के पॉइंटों से आपकी जो थोड़ी हम चर्चा नहीं करी है हमने, कि जो आपका सिलेबस है वो चेंज हुआ है ना, तो उसमें आपके एक जनरल साइंस का टॉपिक बढ़ा है। तो जो जनरल साइंस के जो रहेंगे ना आपके क्वेश्चन, वो कहीं ना कहीं आपके आधे से ज्यादा जो क्वेश्चन हैं वो इसी अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम वेटनरी साइंस के, उन्हीं से कवर हो जाएंगे, है ना। जो जनरल साइंस आएगी आपकी मुख्यतः वो 10वीं तक की आएगी, जिसमें आपके कुछ मात्रा में केमिस्ट्री भी है, ठीक है, अम्ल क्षार वगैरह हैं, धातु अधातु हैलोजन, ये जो तत्व हैं इनके बारे में, सबके बारे में बात करेंगे, है ना। और जो भी ये कंप्लीट कराया जाएगा ये सब कुछ। और बाकी जो 50% आपकी जनरल साइंस है वो अपनी इस वेटनरी साइंस से ही कंप्लीट हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी है ना, कि जो अपनी जनरल साइंस है वो इन्हीं से कवर हो रही है। अपना उसमें मेंडलिज्म भी है मुख्य रूप से, उसको और थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे हम, कि जो जनरल साइंस है वो और अच्छी तरीके से उनसे कवर हो जाए, है ना। अब क्योंकि ये लेगुनस प्लांट और फसल चक्र ये सब चीजें हम 10वीं तक की क्लास में पढ़ते हैं, तो वो टॉपिक भी है जनरल साइंस के अंदर, तो उसके बारे में बात करते हैं कि लेगुनस जो प्लांट हैं इनका किसमें विशेष महत्व है, फसल चक्र में इनका विशेष महत्व होता है। क्यों होता है, कार्य क्या है इनका, कार्य होता है इनका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या है इनका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, किसे कहते हैं, जिसको बोल दिया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए, मुख्य रूप से जो लेगुमिनस फसलें होती हैं ये कैसी होती हैं, फलीदार फसलें होती हैं। कैसी फसलें होती हैं, फलीदार, जिन्हें बोल देते हैं हम दलहनी फसलें, दलहनी फसलें। जितनी भी दलहनी फसलें हैं या फलीदार फसलें हैं,
ये सब क्या होती हैं? लेग्यूमिनस फसलें होती हैं। ठीक। अब इन जो दलहनी फसलें हैं या फलीदार जो फसलें हैं, इनकी विशेषता क्या होती है कि इनकी जो जड़ें हैं, दलहनी फसलों की जो जड़ें हैं, जड़ों में गांठें उपस्थित रहती हैं। क्या उपस्थित रहती हैं इनकी जड़ों में? गांठें उपस्थित रहती हैं। और इन गांठों के अंदर एक सहजीवी के रूप में एक परजीवी पाया जाता है, राइजोबियम। कौन सा होता है? राइजोबियम। कोई भी प्लांट है, मान लो ये, इसकी जड़ें रहती हैं इस तरह से। इनकी जड़ों में जगह जगह क्या बनी रहती हैं? गांठें। जैसे चना हो गया, मटर हो गया, है ना। तो इनकी जब कभी भी आप जड़ें उखाड़ के देखें, आप इस समय चल रहा है ये सीजन मटर वगैरह का और जो चना है, तो इस तरह की गांठें मिलेंगी। इस प्रकार की जो फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, इनकी जड़ों के अंदर। और ये जो गांठें हैं, इनके अंदर एक जो परजीवी सहब वो के रूप में होता है, इनसे पोषण प्राप्त करता है, मतलब बदले में इसके लिए नाइट्रोजन ये देता है प्लांट्स के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है? जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है। कौन सी? वायुमंडलीय। पेड़ एक जो पेड़ है या पादप है, उसकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन का विशेष महत्व होता है। इसीलिए पेड़ एक जो पेड़ है उसकी जो ग्रोथ है, उसके लिए हम क्या देते हैं? यूरिया दिया जाता है। ठीक है। अब जब अधिक मात्रा में यूरिया देंगे, तो फर्टिलाइजर है वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए हानि पहुंचाते हैं। तो इसलिए पुराने समय में यूरिया तो इतनी अधिक मात्रा में था नहीं, तो सल चक्र का जो तरीका है वो अपनाया जाता था। क्यों? क्योंकि ये जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, उसका क्या करता है? फिक्सेशन, स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण किसे कहते हैं? कि जो मिट्टी है, मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाना। यदि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक रहेगी, तो पेड़ की जो जड़ें हैं उसे प्राप्त कर लेंगी, और पौधे की ग्रोथ जो है, वृद्धि है, वो भली भांति होगी। यदि लगातार हम दूसरी फसलें उगाते रहेंगे, यानी जो दलहनी फसलें नहीं हैं, तो अपनी ग्रोथ के लिए लगातार नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे मिट्टी से, और मिट्टी में किसकी कमी हो जाएगी? नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब जमीन में, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, पेड़ जो हैं, ठीक है, पौधे हैं या फसल है, वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। ठीक है। तो जो फसल है उसकी ग्रोथ सही ढंग से हो, इसलिए वहां पर क्या अपनाया जाता है? फसल चक्र अपनाया जाता है। और फसल चक्र किसे कहते हैं? कि एक बार नॉन लेग्यूमिनस फसलें भी बोई हमने, और उसके बाद लेग्यूमिनस फसलें बोनी चाहिए। यानी साल में कम से कम एक बार दो फसलों के बीच में एक लेग्यूमिनस फसल बोनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो लेग्यूमिनस फसलों की जो जड़ों में गांठें हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, ठीक है, ये जो राइजोबियम है, ये क्या करेगा? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग करेगा, और इस नाइट्रोजन की मात्रा किसमें बढ़ा देगा? मिट्टी में। ठीक है। किसमें बढ़ा देगा? मिट्टी में इस नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देगा। और इस नाइट्रोजन का उपयोग जो पेड़ की जड़ों के द्वारा ये कहाँ पहुंच जाएगा? इस फसल में पहुंच जाएगा। तो दोनों काम हो रहे हैं। जो दलहनी फसलें है उसके लिए नाइट्रोजन की पूर्ति हो रही है, और साथ में मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई। अब इस फसल को काटने के बाद, जो लेग्यूमिनस फसलें या दलहनी फसलें हमने बोई है, इसके बाद इस मिट्टी में जब अगली बार नॉन लेग्यूमिनस फसल बोई जाएगी, या कौन सी जो बिना फलीदार फसल बोई जाएगी, तो क्या होगा? उस फसल की ग्रोथ अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि उस मिट्टी में नाइट्रोजन का कंटेंट प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। ठीक है। तो ये होता है लेग्यूमिनस फसलों के बारे में। तो हम क्या बात कर रहे थे?
कि लेग्यूमिनस फसलों में से क्या मिलती है, मुख्य रूप से प्रोटीन, क्योंकि दाल हैं जिनसे क्या प्रोटीन ही हमें मिलती है, और फसल चक्र में ये अपनानी चाहिए। तो रासायनिक सिद्धांत क्या हो गए कि राशन का जो बंटवारे का मुख्य आधार है वो क्या है, शुष्क पदार्थ है। विटामिन ए और विटामिन डी हरे चारे से प्राप्त हो जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के का निर्माण रूमन में हो जाता है सूक्ष्म जीवों द्वारा मुख्य रूप से। और पशु के जो हरा चारा है वो एक साथ अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए, ठीक है, नहीं तो किसकी संभावना, और विशेषकर लेग्यूमिनस हरा चारा, नहीं तो क्या होगा, टिम्पेनी की संभावना अधिक रहती है, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम कि जो शुष्क पदार्थ के आधार पर जो चारे का हम बंटवारा करेंगे वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। शुष्क पदार्थ यानी ड्राई मैटर। शुष्क पदार्थ का जो भी शुष्क पदार्थ जितना भी हम जानवर के लिए दे रहे हैं, ठीक है, उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो सूखा चारा, और सूखे चारे को ही हम क्या बोलते हैं, रफेज कहते हैं। और दूसरा है अपना हरा चारा। रफेज और कंसंट्रेट, इसको रफेज और कंसंट्रेट में पढ़ते हैं पहले। रफेज और कंसंट्रेट यानी चारा, और चारे को बोल दिया हमने रफेज। और दूसरा हो गया दाना, और दाने को कहते हैं हम कंसंट्रेट, ठीक है। अब जितना भी शुष्क पदार्थ हम जानवर को दे रहे हैं उसका 2/3 भाग, कितना, 2/3 भाग किसके रूप में दिया जाता है, रफेज के रूप में दिया जाता है। और वहीं हम दाने की बात करें तो टोटल ड्राई मैटर का 1/3 भाग, ठीक है, कितना, 1/3 भाग किस रूप में दिया जाता है, दाने के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मुख्य रूप से हम बात करें कि चारा और दाना, एक तो चारा दे रहे हैं और दूसरी चीज हम क्या दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो है, ठीक है, या अनुपात है, वो क्या हो गया अपना, लगभग 2:1 के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो जो ड्राई मैटर है उसके बंटवारे की हम बात करें, ठीक है, तो चारा है मुख्य रूप से रफेज के रूप में दिया जाएगा, ठीक? और दूसरा जो शुष्क पदार्थ है वो किस रूप में दिया जाएगा, दाने के रूप में दिया जाएगा। तो रफेज जो है कितनी मात्रा में दिया जाएगा, शुष्क पदार्थ का 2/3 भाग दिया जाएगा, और दाना दिया जाएगा शुष्क पदार्थ का 1/3। अब इस चारे को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक तो शुष्क चारा, कौन सा हो गया, शुष्क चारा, और दूसरा हो गया हरा चारा। अब जो ये 2/3 भाग हम दे रहे हैं, या जितना भी टोटल ये क्या हो गई, पूरे चारे की मात्रा कितनी होगी, 2/3। इस 2/3 का 2/3 किसके रूप में दिया जाएगा, शुष्क चारे के रूप में दिया जाएगा। तो ये किसका भाग है, 2/3, रफेज का। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि रफेज का 2/3 भाग किसके रूप में दिया जाता है, शुष्क चारे के रूप में दिया जाता है।
और रफेज का 1/3 भाग किसके रूप में दिया जाता है? हरे चारे के रूप में दिया जाता है। ठीक है। तो यहां पर भी हम बात करें कि शुष्क चारा और हरा चारा है, इन दोनों का जो रेशियो है वो भी क्या आता है? 2:1 आता है। ठीक है। रफेज के अनुसार बात कर रहे हैं हम ये। ठीक है। शुष्क चारा और हरा चारा जो हम दे रहे हैं किस रेशियो में दे रहे हैं? 2:1 में दे रहे हैं। तो पहली तो बात यह है कि जो ड्राई मैटर है, शुष्क पदार्थ है, इसको डीएम से प्रदर्शित करते हैं, ड्राई मैटर। इस ड्राई मैटर का जो बंटवारा है वो दो भागों में किया गया। ड्राई मैटर का 2/3 भाग, ये किसका भाग है? ड्राई मैटर का। ड्राई मैटर का 2/3 भाग क्या दे रहे हैं हम? रफेज के रूप में दे रहे हैं। और ड्राई मैटर का 1/3 भाग हम किस रूप में दे रहे हैं? दाने के रूप में दे रहे हैं। अब जितना भी ये रफेज है, उस रफेज का 2/3 भाग शुष्क चारे के रूप में दिया जाता है, और 1/3 भाग किसके रूप में दिया जाता है? हरे चारे के रूप में दिया जाता है। अब यहां पर जो हरा चारा है, यदि यह हरा चारा, यदि देखो, यदि हरा चारा लेग्यूमिनस है, कैसा है? लेग्यूमिनस। यदि हरा चारा लेग्यूमिनस है, तो इस 1/3 के स्थान पर कितना दिया जाता है? 1/4 भाग दिया जाता है, दे सकते हैं। ठीक है। कितना दे सकते हैं? 1/4 भाग दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम जो हरा चारा है वो लेग्यूमिनस है, ठीक है, दलहनी फसल है कोई, ठीक है, या फलीदार फसल है, तो यदि हम उसे दे रहे हैं तो उसको इस 1/3 भाग के स्थान पर कितना दे सकते हैं? 1/4। तो 1/4 बड़ा है या 1/3 भाग है? यानी यहाँ पर क्या है? 3 भागों में से एक हिस्सा ले रहे हैं, यहाँ 4 हिस्सों में से एक हिस्सा ले रहे हैं। इसका तो मतलब हो गया लगभग लगभग कितना? 33%। और इसका मतलब हो गया 25%। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम हरा चारा लेग्यूमिनस दे रहे हैं, तो हरे चारे की जो मात्रा है वो हम पहले की अपेक्षा कम दे सकते हैं। कम हरा चारा देकर भी हम उतना ही लाभ ले सकते हैं, या उसके शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जितना हम 1/3 भाग चारा, हरा चारा दे करके कर रहे थे। ठीक है। तो यदि हम जो अपने पास लेग्यूमिनस हरा चारा है, तो उसे कम देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि हरे चारे की सामान्य रूप से जब हम गणना करते हैं तो कितने से हिसाब से करते हैं? 1/3 भाग के हिसाब से। यानी डिवाइडेशन जब हम पढ़ते हैं तो आपसे पूछे कि ड्राई मैटर जो है, उसको सबसे पहले तो उसका पूछेगा कि ड्राई मैटर का कितना भाग रफेज के रूप में दिया जाता है, तो 2/3 भाग हो गया। और कितना भाग दाने के रूप में दिया जाता है, तो 1/, कितना हो गया? 3 भाग। ठीक। अगर यही पूछे कि हरा चारा जो है उसकी मात्रा कितनी दी जाती है, तो सामान्य रूप से कितना है? 1/3 भाग। यदि पूछे कि यदि हरा चारा लेग्यूमिनस है, तो हरे चारे का, यानी हरे चारे की जो मात्रा है वो कितनी दी जाएगी? तो वो दी जाएगी 1/4 भाग। तो आपको ये याद रखना है कि यदि हरा चारा अपने पास लेग्यूमिनस है, तो उसकी मात्रा हमें कितनी कर देनी है? 1/4 भाग देनी है। ठीक। अब बात करते हैं दाने की। अब जो दाना है, ठीक है, 1 kg दाने को सामान्य रूप से दाना हम दे ही रहे हैं। ठीक है। अब
यदि अपने पास हरा चारा पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है, अच्छी गुणवत्ता का, तो 1 केजी दाने को 12 केजी लेग्यूमिनस, 12 केजी लेग्यूमिनस हरे चारे से स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, यानी 1 केजी दाना बराबर 12 केजी लेग्यूमिनस हरा चारा। तो ये क्या हो गया, यदि अपने पास हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, अच्छी गुणवत्ता का, यानी लेग्यूमिनस हरा चारा है, तो हम उस समय दाने की मात्रा को कम कर सकते हैं। ठीक है, और कितना कम कर सकते हैं कि 1 केजी के स्थान पर यदि हम 12 केजी हरा चारा देते हैं, तो वह उतना ही फायदेमंद होगा जितना कि हम 1 केजी दाना दे रहे हैं। ठीक है, या उतनी ही शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जितना हम 1 केजी दाना दे करके कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए किसके बारे में, जो राशन के सिद्धांत हैं या राशन को देने की जो विधियां हैं या उसका जो क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो शुष्क पदार्थ आधार है किसका, राशन के बंटवारे का। तो ड्राई मैटर का 2/3 भाग किस रूप में दिया जाता है, रफेज के रूप में दिया जाता है, और 1/3 भाग किसके रूप में दिया जाता है, दाने के रूप में दिया जाता है। इस रफेज का 2/3 भाग किसके रूप में दिया जाता है, शुष्क चारे के रूप में दिया जा रहा है। शुष्क चारे का मतलब है कि यहाँ पर हम भूसे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कड़वी वगैरह का यूज कर सकते हैं, जैसे हम कुट्टी वगैरह कहते हैं। और हरे चारे का मतलब क्या हो गया, जो भी सकुलेंट है। ठीक है, घासें हो गई, हरी घासें हो गई, हरी बरसीम हो गई। ठीक है, उसके रूप में हम जब हरा चारा देते हैं वो उसके अंतर्गत आता है। तो रफेज जो 1/3 भाग है वो किसके रूप में दिया जाता है, हरे चारे के रूप में हम देते हैं। यदि अपने पास हरा चारा लेग्यूमिनस है, तो हम इस 1/3 के स्थान पर चारे की मात्रा को कम कर सकते हैं और 1/4 हम हिस्सा इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या दे सकते हैं, यानी हरे चारे की मात्रा हमें कम देनी पड़ेगी। वहीं बात करें हम दाने की, तो दाने में जो है 1/3 भाग दे रहे हैं, और यदि अपने पास हरा चारा ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, तो दाने की मात्रा को हम कम कर सकते हैं। कितना कम कर सकते हैं कि 1 केजी के स्थान पर हम 12 केजी हरा चारा देकर 1 केजी दाने की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, शुष्क पदार्थ के बारे में। अब इसमें अगली क्या चीज बची कि जो राशन है वो किस किस के अनुसार दिए जाते हैं। यहां तक कोई बात है तो वो बताइए आप एक बार। अभी हमने काफी बात की थी शुष्क पदार्थ के बारे में, कि ड्राई मैटर के आधार पर हम क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो जो ड्राई मैटर देने की जो दर है, इसके लिए गाय और भैंस के लिए, ठीक है, तो ड्राई मैटर जो दिया जाता है वो किस हिसाब से दिया जाता है, शारीरिक भार के अनुसार। और किस हिसाब से देते हैं, 2 से 2.5 केजी पर 100 केजी बॉडी वेट के अनुसार दिया जाता है। गाय के लिए जो ड्राई मैटर हम दे रहे हैं, उसको जो देने की दर है क्या है, 2 से 2.5 केजी, या ये कहें कि 2 से 2.5%, 2.5%। ठीक है, किसकी, बॉडी वेट की, शारीरिक भार का 2 से 2.5% क्या दिया जाता है, ड्राई मैटर दिया जाता है। वहीं भैंस के लिए बात करें हम, तो कितना दिया जाता है, ये 2.5 से 3 केजी
पर 100 kg बॉडी वेट के अनुसार दिया जाता है। तो इसका परसेंटेज क्या होगा, क्योंकि 100 kg वजन पर दे रहे हैं, तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 2.5 से 3% हो जाएगा। किसका, शारीरिक भार का, बॉडी वेट का। अब देखो कैसे, यदि कोई गाय 400 kg है, ठीक है, 300 kg है, 500 kg है, तो उसके शारीरिक भार का कितना दे रहे हैं हम, 2 से 2.5% हम दे रहे हैं। ठीक, तो यदि हम इसकी गणना 2.5% के अनुसार करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अपने किसके हिसाब से, 2.5% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, यानी 100 किलो पर कितना दे रहे हैं, 2.5 किलो, 200 पर कितना हो जाएगा, 5 kg, 300 पर कितना हो जाएगा, 7.5 kg, और 400 किलो पर कितना हो जाएगा, 10 kg। कितना केजी हम ड्राई मैटर देंगे फिर 400 kg की गाय के लिए, 10 kg ड्राई मैटर देंगे। वहीं 400 kg भैंस के लिए हम कितना देंगे, 3 × 12, ठीक है, 12 kg ड्राई मैटर देने की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया किस तरह से कि ड्राई मैटर की गणना जो है किस तरह से करते हैं। और ड्राई मैटर किसे कहते हैं, किसी भी भोज्य पदार्थ में से संपूर्ण नमी को हटाने के बाद, मॉइस्चर या पानी को हटाने के बाद जो उसका वजन बचता है, वह क्या कहलाता है, उस भोज्य पदार्थ का जो वजन शेष रहता है वह क्या कहलाता है, उसका शुष्क पदार्थ कहलाता है ना। क्यों, प्रोजीमेट प्रिंसिपल में हमने बात की थी शुष्क पदार्थ के बारे में या ड्राई मैटर के बारे में, कि यदि कोई भी चारा है, चाहे वो कैसा भी है, रफेज है, कंसंट्रेट है, उसमें से मॉइस्चर को हम हटा लें, जो नमी की मात्रा उसको हटा दें, जो शेष चारा अपने पास बचा है वो किस रूप में बचा है, ड्राई मैटर के रूप में हमारे पास बचता है ना, ये चीज। अब ये तो हो गई किसके बारे में, शुष्क पदार्थ के बारे में। तो शुष्क पदार्थ हो गया गाय के लिए कितना, 2 से 2.5%, और भैंस के लिए 2.5 से 3%। बात करते हैं निर्वाह राशन। हमने बात की थी शुरू में, निर्वाह राशन किसे कह रहे थे, कि ऐसा राशन जिसे देने से जानवर के शरीर का वजन ना तो बढ़ता है ना घटता है, अर्थात वो उसकी केवल दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, जिससे उसका शारीरिक वजन ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। ये कितना दिया जाता है, निर्वाह राशन के रूप में जो दाना दिया जाता है वो दिया जाता है लगभग 1 kg, किसके लिए, गाय के लिए। ठीक है, और वहीं बात करें हम भैंस के लिए, तो इसके लिए दिया जाता है लगभग 2 kg। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गए कंसंट्रेट के रूप में। अगर यहीं इसके साथ कभी कभी पूछ लेता है कि भाई जो शुष्क क्या नाम रफेज है, तो रफेज की कितनी आवश्यकता पड़ती है, लगभग 4 kg, यानी भूसा वगैरह है तो वो हम 4 kg दे सकते हैं। वहीं भैंस के लिए हम लगभग 6 kg भूसा हम दे सकते हैं, किसके रूप में, निर्वाह राशन के रूप में। और दाने के रूप में पूछे, तो दाने के रूप में हम जो निर्वाह राशन के रूप में देंगे गाय के लिए, वो कितना देंगे, हम 1 kg देंगे, और भैंस के लिए हम कितना देंगे, 2 kg देंगे। ठीक, अब बात करते हैं उत्पादन राशन की। उत्पादन राशन किसे कह रहे थे हम, निर्वाह राशन के अतिरिक्त उत्पादन के अनुसार जो राशन दिया जाता है वह क्या कहलाता है, उत्पादन राशन कहलाता है। और हम मुख्य रूप से यहाँ बात करेंगे किसके बारे में, गाय भैंस के बारे में। तो गाय भैंस क्या देती हैं, किस रूप का, किस चीज का उत्पादन करती हैं, वो करती हैं हमारे लिए दूध। ठीक है, तो दूध के लिए जो उत्पादन राशन है वो हमें कितने देने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देखो दूध के लिए जो गाय के लिए दिया जाता है, यानी 1 kg राशन, 1 kg राशन क्या, दाना, 1 kg जो दाना दिया जाता है वो दिया जाता है, 1 kg दाना प्रति 3 kg दूध पर। यदि गाय लगभग कितना, मान लो कि 9 लीटर दूध दे रही है, ठीक है, उसके लिए यदि हमें अलग उत्पादन राशन देना पड़े तो कितना देंगे, निर्वाह राशन तो हम देंगे ही देंगे, ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त 9 kg दूध दे रही है, और हम बात कर रहे हैं कि 1 kg जो दाना दे रहे हो कितने पर दे रहे हैं, 3 kg दूध पर दे रहे हैं, तो हमें इसके लिए कितना दूध दाना देना पड़ेगा, यानी 3 kg पर एक दे रहे हैं,
इसको इस तरह से देखें, 3 kg दूध पर कितना दे रहे हैं, 1 kg दाना दे रहे हैं। और 1 kg दूध पर कितना देंगे हम फिर, क्योंकि इसलिए वाला आ जाएगा 1/3। और फिर यदि हमारे पास कितना उत्पादन हो रहा है, 9 kg हो रहा है, तो 9 kg पर कितना देंगे हम, इसका मल्टीप्लाई 9 से कर देंगे, तो कितना हो गया, 3 kg। तो 3 kg उत्पादन राशन के रूप में हमें दाना देना पड़ेगा। किसके अतिरिक्त, निर्वाह राशन के अतिरिक्त। यही तो हम बात कर रहे हैं कि उत्पादन राशन किसे कहते हैं हम, निर्वाह राशन के अतिरिक्त उत्पादन के अनुसार दिया गया राशन क्या कहलाता है, निर्वाह राशन कहलाता है। तो यहां पर उत्पादन राशन कितना रहा, 3 kg रहा। और तो कुल दाने की मात्रा कितनी हो गई, 1 kg निर्वाह राशन के रूप में और 3 kg उत्पादन राशन के रूप में। तो कुल मात्रा कितनी हुई, 4 kg। तो आपको मोटा मोटा सा ये याद रखना है कि जो हम उत्पादन राशन देते हैं वो किसके अलावा देते हैं, हम निर्वाह राशन के अतिरिक्त देते हैं। और किसके अनुसार देते हैं, उत्पादन के अनुसार। और गाय भैंस से हम उत्पादन के रूप में क्या प्राप्त करते हैं, दूध प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर 1 kg दाना जो दिया जाता है वो 3 kg दूध उत्पादन पर दिया जाता है। तो एक 3 kg दूध पर हम कितना राशन बढ़ा देंगे, 1 kg बढ़ा देंगे। वहीं बात करें हम भैंस के लिए, तो भैंस के लिए 1 kg दाना कितने दूध पर देंगे, यहां देते हैं लगभग 2.5 kg दूध पर। ठीक है। तो भैंस के लिए कम दूध पर हम 1 kg दे रहे हैं, जबकि गाय के लिए ज्यादा दूध पर 1 kg दाना हम दे रहे हैं। यानी गाय के लिए तो दे रहे हैं हम, कितना दूध दे रही है, 3 kg दूध दे रही है, तो उसके लिए 1 kg दाने की आ सकता है। जबकि भैंस के लिए 2.5 kg दूध पर ही हम 1 kg दाना देते हैं। ठीक है। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका जो पैरामीटर है राशन के बारे में, कि गाय और भैंस के लिए जो शुष्क पदार्थ है वो कितना देते हैं, गाय के लिए 2 से 2.5%। यानी प्रत्येक 100 kg वजन पर हम कितना देंगे, 2.5 से 3 के, सॉरी 2 से 2.5 kg शुष्क पदार्थ हम देंगे परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है। और वहीं हम भैंस के लिए बात करें तो 2.5 से 3 kg प्रति 100 kg बॉडी वेट पर दिया जाता है। तो सिंपल सिंपल सीधा सीधा परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 2 से 2.5%, और यहाँ पर 2.5 से 3%। ठीक। निर्वाह राशन किसके लिए है, जीवन निर्वाह के लिए, जीवन जीने के लिए जो आवश्यक राशन है। तो वो 1 kg दाना देते हैं हम गाय के लिए, और भैंस के लिए देते हैं हम 2 kg। उत्पादन राशन, निर्वाह राशन के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जो राशन देंगे हम किसके अनुसार, उत्पादन के अनुसार। तो गाय भैंस की बात कर रहे हैं, तो जिनसे हम क्या ले रहे हैं, दूध के रूप में उत्पादन ले रहे हैं। तो गाय के लिए तो देंगे प्रत्येक 3 kg दूध पर 1 kg दाना अतिरिक्त देंगे। और भैंस के लिए हम 2.5 kg दूध पर 1 kg दाना अतिरिक्त दिया जाएगा। ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी इसके बारे में, मुख्य रूप से जो राशन के सिद्धांत हैं उनके बारे, राशन के प्रकार और राशन के सिद्धांत। ठीक है। तो अब यहां तक कोई बात है तो वो आप बताइए, क्योंकि आज की क्लास लगभग अब यहीं खत्म करते हैं। कल लेंगे क्या सब क्लास? क्या चीज, कल क्लास लेंगे क्या? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कल की क्लास, कल के लिए आ, देखो कल मैं बता दूंगा मॉर्निंग में, है ना, इस थोड़ा सा ग्रुप में अपना एक्टिव रहना एक बार, है ना। तो हो सकता है कि जल्दी ले लें कल क्लास। नहीं तो बाकी फिर ग्रुप कौन सा है, चलो मैं ऐड कर दूंगा उस ग्रुप में आपको, है ना।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी के लिए राधे राधे। गुड नाइट। राजवीर सिंह, मुझे भी ग्रुप में ऐड कर दो। आप एक मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप। उस पर मुझे हाई लिख के भेज देना है ना। तब मैं उसमें ऐड कर दूंगा। और ये जो अपना चल रहा है फ्री लिंक वाला, ये अब कुछ दिनों का और है ना। जो लोग हमारे तौर तरीके से, पढ़ने के तरीके से सेटिस्फाई हैं, उनके लिए मैं ग्रुप में जोड़ करके लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स को, जिससे कि आप रेगुलर अपने साथ बने रह सकें। अच्छा सर, विपिन जी, राज, राज मैं अपडेट कर दूँ, ओके। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। तो आप लोग जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो उसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अपना जो प्लेटफॉर्म है वो वाइज आईएएस के नाम से है ना? ठीक है, सभी के लिए गुड नाइट, जय श्री राधे।